नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10 को, जो है टेस्ट यानी कि टेस्ट यहाँ पर 2 लेकर आए हैं। जो पूरा विषय प्रश्न होगा ये साइंस सब्जेक्ट साइंस होगा, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिया गया है और सब्जेक्टिव प्रश्न भी लिया गया है, यानी कि लघु-उत्तरीय और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न भी लिया गया है। ये प्रश्न जो है ये बहुत काफ़ी विषय प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है 15 यानी कि आज 15/2/2023 में पूछे जाने की 100% चांस है और गारंटी है। उस प्रकार से प्रश्न लिख कर हुआ है, तैयार किया गया है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया। हर एक प्रश्न को हम आपको करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंदु रखे बिंदु का प्रतिबिंब का स्थिति होता है। यानी कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होता है। इसका स्थिति जो होगा ना, वो फोकस दूरी पर स्थित रहेगा। किस पर स्थिति? फोकस दूरी पर होता है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? जो मोटा लेंस होता है ना, उसका आवर्धन क्षमता कम होता है, याद रखिएगा। जो लेंस मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता कम। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है? तो वी बट्टा यू होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 10 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो 0.1 डी होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस के कितने फोकस होती हैं? लेंस के कितने फोकस होती हैं? तो लेंस के फोकस 2 होती हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, उसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता होगा? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको फॉर्मूला इसमें बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा sin I बट्टे sin R, जिसे हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। इनमें कौन लेंस सूत्र है? तो 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f जो है ये लेंस का सूत्र है, यानी कि बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि वायवीय शोषण का पहला चरण कहाँ संपन्न होता है? वायवीय शोषण का जो है पहला चरण कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमें किस अम्ल के जमाव के कारण थकान तथा दर्द महसूस होता है? हमें किस अम्ल के जमाव के कारण थकान तथा दर्द महसूस होता है? शरीर में कौन सा अम्ल ऐसा होता है जो जम जाता है जिसके कारण हमें दर्द या थकान महसूस होने लगता है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हम लोग को दर्द और थकान का महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि कीट पतंगों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो कीट पतंग जो होता है उस कीट पतंगों में श्वसन की क्रिया जो होता है वो ट्रेकिया द्वारा होता है। ट्रेकिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? मनुष्य में जो है वो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ यानी कि 24 गो पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में कौन सा गैस आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो पौधा में जो है रंध्र जो है वो गैस का आदान प्रदान करता है। बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में जो है वो कितना बार सांस लेता है? तो ये हो जाएगा 16 से 17 बार। 16 से 17 बार। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से एटीपी में कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत
एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य का मनुष्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी कि मत्स्य जो होता है, जानवर जो होता है, उनका श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग क्या होगा? तो वो होगा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। अगला प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। अगला प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। तो NO2CO3 का जो है जलीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बतलाएं। तो एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है इस प्रकार कि निम्नलिखित में कौन सा आयरन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन लाल लिटमस को नीला कर देता है? OH। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो टमाटर होगा। क्या होगा? टमाटर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो ये जो HNO3 जो है ये एक क्या है? अम्ल है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। अगला प्रश्न है कि जल का घुलनशील भस्म क्या होता है? जल का घुलनशील भस्म जो है वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? तो इसका NaCl हो जाएगा। NaCl। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो पक्का 7 होता है। अगला प्रश्न है कि pH में P सूचक है। pH में जो P है वो किस चीज़ का सूचक है वो आपको बतलाना है। तो ये पुशांस की। अगला प्रश्न है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? ये हो जाता है नीला काला। नीला काला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भी उदासीन pH विलयन का मान कितना होता है? तभी तुरंत बदलना है कि उदासीन विलयन का मान जो होता है जब भी होगा नेट 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? लवण कौन सा है? तो ये जो है K2SO4 ये लवण है। अगला प्रश्न है कि किसी लाल तप्त आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4 हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने पारास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने पारास के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 तक। 7 से 7.8 तक। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा पाउडर का अनुसूत्र है। बेकिंग सोडा पाउडर का अनुसूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव कहा जाता है। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन तो ऑप्शन है माध्य, ध्रुव और गोलार्ध और अक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्रायः निरूपित किया जाता है? दर्पण के जो ध्रुव होता है उसको P से सूचित किया जाता है। P से। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। चलिए अब हम सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। जो प्रश्न इस बार यानी कि 2023 के एग्जाम में पूछने की संभावना है तो वे प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखता है। पहला प्रश्न है जो 100% पूछने का चांस है रसायन शास्त्र में कि अम्ल और भस्म में अंतर स्पष्ट करें। किन्हीं 5 पदार्थ तथा उनमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखें। अपवर्तनांक क्या है?
पीएच स्केल के बारे में संक्षिप्त विवरण दे। पीएच स्केल का फोटो देना है और उसका बारे में लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक अम्लीय होगा, क्षारीय होगा और कहाँ से कहाँ तक उदासीन होगा। इस प्रकार से आप फोटो बना सकते हैं स्केल का। अगला है प्रश्न पूछने की संभावना है, लेंस किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें, ये पूछने की संभावना है। अगला प्रश्न आपको पूछने की संभावना है, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। अगला प्रश्न पूछने की संभावना, लेंस की क्षमता को लिखें। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, श्वास नली और ग्रास नली में क्या अंतर है। और अगला प्रश्न है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। और 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, गुण तथा उनके उपयोग को लिखें। मनुष्य के श्वसन तंत्र को सचित्र वर्णन करें। अगला प्रश्न पूछने की संभावना है कि प्रकाश का परावर्तन एवं इनके नियम को लिखें। और अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग को लिखें। अगला प्रश्न पूछने की संभावना है कि उत्तल लेंस में किसी स्थान पर एक वस्तु रखकर प्रतिबिंब कली स्थित लिखें। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर से ऑब्जेक्टिव का और वीडियो लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। जल्द से जल्द आप लोग देखिए और एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छी तरीक़ा से लिख कर आइए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।